सोचिए जरा, मतलब एक ऐसा जादुई बक्सा जो हवा से तस्वीरें और आवाजें पकड़ ले बिल्कुल। और उन्हें सीधे हमारे लिविंग रूम में ले आए। मतलब जब ये तकनीक पहली बार दुनिया के सामने आए होगी ना, तो लोगों को कैसा लगा होगा? मुझे लगता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगा होगा लोगों को। एकदम। कांच और तारों से बना एक ऐसा उपकरण जिसने हमारे बात करने के और मनोरंजन के पूरे तरीके को ही हमेशा के लिए बदल दिया। सही बात है। लेकिन जब हम उस चमत्कारी बक्से के आज के रूप को देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास नजर आता है। हाँ, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है आज की स्थिति में। वही ना, मतलब क्या इतनी शानदार इंजीनियरिंग, इतना अद्भुत विज्ञान अपना असली मकसद कहीं भूल गया है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और आज हम जो स्रोत सामग्री देख रहे हैं, जो नोट्स हमारे पास हैं, वो इसी सवाल की एक बहुत ही चुभने वाली सच्चाई खोलते हैं। विशेष रूप से अगर हम टेलीविजन और कंप्यूटर की बात करें तो वो मानव कल्याण और चेतना को ऊपर उठाने का साधन बनने के बजाय मुख्य रूप से केवल व्यापार और मुनाफे के हथियार बनकर रह गए हैं। बिल्कुल नहीं है। हाँ, श्रोताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ निष्पक्ष हैं। बिल्कुल, हम यहाँ केवल उस सामग्री में मौजूद दार्शनिक और आर्थिक तर्कों का एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हम बस ये समझना चाहते हैं कि तकनीक और इंसान के बीच का जो मूल समझौता था ना, वो आखिर कहाँ और कैसे टूट गया। सही कहा। तो चलिए इस तकनीक के विकास पर थोड़ी नजर डालते हैं। हम सब ने इसका सफर देखा है। हाँ, वो भारी भरकम डिब्बे, अरे वो छतों पर लगे बड़े बड़े एंटीना, फिर केबल के तार और आज की ये हाई डेफिनेशन स्क्रीन और सैटेलाइट डिश तक का सफर। ये इंसान की तकनीकी क्षमता का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। पर पता है मुझे ये कैसा लगता है, ये वैसा ही है जैसे हमने ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य सुलझाने के लिए एक अत्याधुनिक अरबों डॉलर का स्पेसशिप बनाया हो। अच्छा। हाँ, और अब हम उस स्पेसशिप का इस्तेमाल, मतलब सोचिए, सिर्फ हवा में विज्ञापन के होर्डिंग टांगने के लिए कर रहे हो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। मतलब इतनी उन्नत तकनीक का इतना सतही इस्तेमाल एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, क्या वास्तव में इससे इंसानों का कोई भला हुआ है? देखिए, तकनीकी विकास और उसके वास्तविक उपयोग के बीच की ये जो खाई है, ये बहुत गहरी है। स्रोत स्पष्ट करता है कि इस पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री का जो अर्थशास्त्र है, वो कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, ये हर दिन हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर पैदा करने वाली एक विशाल मशीन है। हजारों करोड़, बाप रे। लेकिन जब हम इस मशीन के आउटपुट को देखते हैं, यानी स्क्रीन पर जो कंटेंट परोसा जा रहा है, जो हम रोज देखते हैं, तो स्थिति बेहद निराशाजनक नजर आती है। समय बर्बाद करने वाले अर्थहीन सीरियल, एक ही खबर का उबाऊ और बार बार किया जाने वाला प्रसारण। हाँ, न्यूज चैनल तो बस वही रिपीट करते रहते हैं। वही तो। और संस्कृति या धर्म को एक ऐसी अफीम की तरह पेश करना जो दर्शकों की सोचने समझने की शक्ति को ही सुन्न कर दे। ये बहुत ही स्ट्रांग बात है। बिल्कुल है। और ये सब उस माध्यम के जरिए हो रहा है जिसमें पूरी मानव जाति को शिक्षित और जागरूक करने की क्षमता थी। और यहीं पे विज्ञापनों का वो पहलू आता है जो, मतलब मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा आक्रामक है। विज्ञापनों की तो बात ही अलग है। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र है मशहूर हस्तियों का, जिन्हें नोट्स में नक्षत्र मानव या स्टार्स कहा गया है। हाँ, नक्षत्र मानव। उनके द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों की तो जैसे लगातार बमबारी होती रहती है। कार्यक्रमों के बीच में ये विज्ञापन इस तरह घुसाए जाते हैं कि, और स्रोत के शब्द इस्तेमाल करूं तो ये दर्शक के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारने जैसा लगता है। एक जोरदार तमाचा? ये बहुत ही कड़ा प्रहार है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये तमाचे जैसा महसूस क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि दर्शक उस समय कुछ महसूस करने या कोई कहानी देखने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल, वो एक इमोशनल स्टेट में होता है। हाँ, और अचानक उसका ध्यान हाईजैक कर लिया जाता है। और ध्यान का ये हाईजैक होना ही इस पूरे मॉडल की बुनियाद है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोई दर्शक स्क्रीन के सामने बैठता है तो वो अपनी सबसे कीमती चीज, अपना समय और अपना ध्यान उस स्क्रीन को सौंप देता है। ये बात तो है। लेकिन बदले में उसे सशक्त बनाने के बजाय उसे सिर्फ एक उपभोक्ता में बदल दिया जाता है। तमाचे वाली बात इसी का प्रतीक है कि दर्शक की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक टारगेट है। बिल्कुल, उसे बस एक ऐसे लक्ष्य के रूप में देखा जाता है जिसे चीजें बेची जा सकें। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो वो आपका स्पेसशिप असल में अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरी नहीं रहा है। तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है, इसकी असली क्षमता थी क्या? अगर हम इन विज्ञापनों और इस सतही कंटेंट को हटा दें तो ये तकनीक वास्तव में क्या कर सकती थी? स्रोत का इस पर एक बहुत ही मजबूत तर्क है।
वो कहता है कि टेलीविजन मानव विकास के लिए एक हीरे की खदान साबित हो सकता था। एक हीरे की खदान। हाँ, या फिर कहें एक सफल बक्सा, एक सक्सेसफुल बॉक्स। ओके। एक ऐसा उपकरण जो लोगों को ये सिखाए कि जीवन का आनंद अपनी शर्तों पर कैसे लिया जाए, जो मानवीय गुणों को स्थापित करे। मतलब जो सच में इंसान को कुछ बेहतर बनाए। बिल्कुल, और जो जीवन के दुख, शोक या रोजमर्रा के तनाव से सच्ची राहत दिलाए। पर इस सफल बक्से की विफलता इसी बात में है कि आज प्रोग्राम की लिस्ट खंगालने पर एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं मिलता जो इंसान की आंतरिक चेतना को समृद्ध करे। एक भी नहीं। तकनीक का उद्देश्य तो एक बेहतर समाज का निर्माण करना था। हाँ, लेकिन आज ये केवल सतही मनोरंजन का एक एंडलेस लूप बन गया है। पर देखिए यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। मतलब मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा यहाँ। हाँ, बताइए। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि दिन भर की भागदौड़ और काम के बाद लोग थके हारे घर आते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए टीवी सीरियल या ये तथाकथित सतही कार्यक्रम ही तो मनोरंजन है। और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो मनोरंजन तनाव को कम करने का एक मान्य तरीका है। हाँ, ये तर्क अक्सर दिया जाता है। तो फिर हमारा स्रोत इन सीरियल्स को पूरी तरह से खारिज क्यों कर रहा है? क्या ये थोड़े समय के लिए ही सही लोगों को उनकी वास्तविक परेशानियों से दूर नहीं ले जाते? देखिए, ये तर्क सुनने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जब हम इसके पीछे के तंत्र को यानी इसके मैकेनिज्म को समझते हैं ना, तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। अच्छा, वो कैसे? इन कार्यक्रमों का निर्माण इस तरह से किया ही नहीं जाता कि वे दर्शक को मानसिक शांति दें या उसका तनाव सच में कम करें। तो फिर क्या करते हैं? इसके विपरीत ये पूरी तरह से कृत्रिम ड्रामा, साजिशों और अमानवीय दृश्यों से भरे होते हैं। वो जो सास बहू के झगड़े और षड्यंत्र होते हैं। बिल्कुल। इनका उद्देश्य दर्शक के दिमाग में फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करना है। मतलब तनाव कम करने के बजाय तनाव बढ़ाना? एकदम सही। जब स्क्रीन पर कोई विवाद या कृत्रिम सस्पेंस दिखाया जाता है तो दिमाग शांत नहीं हो रहा होता, वो एक अलग तरह के तनाव में जकड़ जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वे हमारे असली तनाव को खत्म नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो हमारे दिमाग में एक नया कृत्रिम तनाव पैदा कर रहे हैं ताकि हमारी आंखें स्क्रीन से हटे ही नहीं। यही तो चाल है। ये तो ऐसा हुआ कि किसी को दर्द की असली दवा देने के बजाय उसे एक नए तरह के दर्द में उलझा दिया जाए ताकि वो पुराना दर्द भूल जाए। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण किया आपने। और इस पूरी मनोवैज्ञानिक चाल का केवल एक ही अंतिम लक्ष्य होता है, टीआरपी। बिल्कुल, टारगेट रेटिंग पॉइंट बढ़ाना। टीआरपी सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस अटेंशन इकोनॉमी यानी ध्यान आधारित अर्थव्यवस्था की करेंसी है। वाह! जब वो कृत्रिम ड्रामा दर्शक को बांधे रखता है तो उस रुके हुए ध्यान को विज्ञापनदाताओं को करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। मतलब हमारा ध्यान प्रोडक्ट बन गया है। हाँ, टेलीविजन जिसे मानवीय संवेदनाओं को उभारने का माध्यम बनना था, वो केवल गणितीय आंकड़ों और टीआरपी के ग्राफ को ऊपर ले जाने का एक क्रूर खेल बन गया है। और इस पूरी प्रक्रिया में मानव कल्याण का जो लक्ष्य था वो तो पूरी तरह से गायब ही हो गया। एकदम गायब हो गया। ये एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन सच कहूं तो एक डरावना सच है ना? वो सफल बक्सा केवल उनके लिए सफल है जो उस बक्से के जरिए हमारा ध्यान बेच रहे हैं। सही बात है। लेकिन सोचिए, अगर इस तकनीक को इस व्यावसायिक जाल से निकाल लिया जाए, अगर ये किसी ऐसे सिस्टम के हाथ में हो जो सच में इंसानियत की परवाह करता हो, तो स्थिति कैसी होती? यहीं पर स्रोत एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक रूपक की ओर मुड़ता है। हाँ, द मैजिक बाउल। बिल्कुल, द मैजिक बाउल या जादुई कटोरा, जिसके नाम पर इस पूरे विश्लेषण का शीर्षक भी है। तो ये जादुई कटोरे का कंसेप्ट असल में है क्या? जादुई कटोरे का ये रूपक बहुत ही शक्तिशाली है। एक ऐसे कटोरे की कल्पना की गई है जिससे जो भी मांगो वो तुरंत मिल जाता है। मतलब हर इच्छा पूरी करने वाली चीज। हाँ, ये हर इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखता है। इस चर्चा में विज्ञान और टेलीविजन जैसी बड़ी तकनीकों को इसी जादुई कटोरे के समान माना गया है। क्योंकि तकनीक भी तो जादू ही है एक तरह से। बिल्कुल। इनमें इतनी ताकत है कि समाज की किसी भी जरूरत को पूरा कर सकती है। और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी ना, वो ये है कि स्रोत एक सवाल पूछता है। क्या सवाल? कि अगर ये जादुई कटोरा किसी व्यापारिक कंपनी या किसी स्वार्थी सत्ता के बजाय प्राकृतिक मानव धर्म के हाथ में होता तो क्या होता? प्राकृतिक मानव धर्म? हाँ, मतलब इंसान की वो मूल प्रकृति जो करुणा, समानता और सबके कल्याण में विश्वास रखती है। अगर ये असीमित शक्ति वाली तकनीक प्राकृतिक मानव धर्म के नियंत्रण में होती ना, तो वो अपने लिए निजी धन, सत्ता या एकाधिकार कभी नहीं मांगती। तो वो क्या मांगती? वो कुछ ऐसा मांगती जो पूरी मानव जाति के अस्तित्व को ही बदल दे। मतलब अगर मैं इस प्राकृतिक मानव धर्म के नजरिए से सोचूं,
अगर मेरे पास एक ऐसा कटोरा है जो कुछ भी दे सकता है हाँ, और मैं उसे अपनी तिजोरी में बंद नहीं करना चाहता, बिल्कुल। तो शायद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस चमत्कार का फायदा सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर एक इंसान को मिले। सही कहा। तो शायद वो प्राकृतिक मानव धर्म उस कटोरे से 800 करोड़ मतलब पूरी 8 बिलियन आबादी के लिए 800 करोड़ और जादुई कटोरे की मांग करता है, अरे वाह, ताकि पृथ्वी के हर एक इंसान के हाथ में अपना खुद का एक जादुई कटोरा हो। ये पूरी अर्थव्यवस्था और संसाधनों के वितरण का सबसे गहरा सिद्धांत है। कैसे? ये जो कृत्रिम कमी होती है जिसे हम आर्टिफिशियल स्कार्सिटी कहते हैं, हाँ, उसके मुकाबले ये संसाधनों की बहुतायत यानी पोस्ट स्कार्सिटी की विचारधारा है। मतलब जहाँ किसी चीज की कमी ही ना हो। बिल्कुल। जब कोई व्यापारिक सत्ता किसी तकनीक पर नियंत्रण करती है तो वो जानबूझकर उसकी कमी पैदा करती है ताकि उसकी कीमत हमेशा ज्यादा रहे। हाँ, डिमांड और सप्लाई का खेल। लेकिन प्राकृतिक मानव धर्म इस तकनीक का विकेंद्रीकरण कर देता, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके। 800 करोड़ कटोरों का मतलब ही यही है कि तकनीक और उसके फायदों पर किसी एक का एकाधिकार ना हो। इसको ना मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने एक बहुत ही भयानक बीमारी की अचूक दवा खोज ली है। अब आज के इस कमर्शियल मॉडल में क्या होगा? क्या होगा? उस दवा का पेटेंट कराया जाएगा, उसे तिजोरी में रखा जाएगा और उसकी इतनी भारी कीमत तय की जाएगी कि केवल कुछ ही अमीर लोग उसे खरीद सकें। ये तो होता ही है अक्सर। लेकिन अगर प्राकृतिक मानव धर्म वहां होता तो वो दवा को तिजोरी में रखने के बजाय उस दवा की पूरी रेसिपी इंटरनेट पर दुनिया के लिए मुफ्त में डाल देता। बिल्कुल। 800 करोड़ कटोरे मांगने का असली मतलब यही है, उस रेसिपी को हर इंसान तक पहुंचाना ताकि हर कोई खुद को ठीक कर सके और अपना विकास कर सके। संसाधन और ज्ञान जब पूंजीवादी एकाधिकार से मुक्त होते हैं ना, तो वे समाज के हर तबके को ऊपर उठाते हैं। सही बात है। टेलीविजन या कोई भी तकनीक जब मानवीय मूल्यों से जुड़ती है ना, तो वो सिर्फ एक उपभोक्ता मशीन नहीं रह जाती, बल्कि वो एक ऐसा साधन बन जाती है जिससे हर व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। वो असल माने में एक हीरे की खदान बन जाती है। बिल्कुल, जहां हर इंसान को अपना मूल्यवान हिस्सा मिलता है। लेकिन यार, जो वास्तविकता हमारे सामने आज है वो तो इस जादुई कटोरे की कहानी के बिल्कुल ही विपरीत है। एकदम उलट है। और ये स्रोत इसी बात पर सबसे कड़ा प्रहार करता है कि ये असमानता और स्वार्थ केवल टेलीविजन तक सीमित नहीं है। नहीं, ये तो हर जगह है। विज्ञान के लगभग हर बड़े आविष्कार को इसी तरह से हाईजैक किया गया है। बिल्कुल। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है वो मशीन जो शायद आज हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर। जी हाँ। कंप्यूटर का इतिहास इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे विज्ञान की मूल भावना को कमर्शियलाइजेशन ने निगल लिया। कैसे? थोड़ा इसे खोलकर समझाएंगी? देखिए, जब कंप्यूटर की कल्पना की गई थी तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इंसान की मेहनत को कम करना, जटिल गणनाओं और डेटा प्रोसेसिंग को मशीन के हवाले कर देना, ताकि हमारा समय बचे। बिल्कुल, ताकि इंसान को राहत मिले और वो अपना समय उन चीजों में लगा सके जो उसे एक बेहतर इंसान बनाती हैं, कला, दर्शन, परिवार। अगर हम इसे एक सीधे गणितीय तर्क से देखें, मतलब अगर मेरा काम एक दिन में 8 घंटे का है, हाँ, और कंप्यूटर के आने से वो काम 4 घंटे में पूरा हो जाता है, ठीक है, तो लॉजिक तो यही कहता है ना कि मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए दिन के बचे हुए 4 घंटे वापस मिलने चाहिए थे। बिल्कुल मिलने चाहिए थे। मानव इतिहास में जो 40 घंटे के वर्क वीक का मानक तय हुआ था, वो कंप्यूटर के आने के बाद घटकर 20 घंटे या 15 घंटे हो जाना चाहिए था। आपको पता है, अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने दशकों पहले यही भविष्यवाणी की थी। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि तकनीक के विकास के साथ इंसान को भविष्य में हफ्ते में केवल 15 घंटे काम करना पड़ेगा। अरे बाप रे, 15 घंटे? आज तो लोग 60-70 घंटे काम कर रहे हैं। वही तो। सिस्टम न्यूज बचाए गए समय का क्या किया? क्या किया? व्यावसायिक दुनिया ने उस समय को इंसान की आजादी के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने कंप्यूटर की स्पीड और क्षमता का इस्तेमाल इंसान से और ज्यादा काम निकलवाने के लिए किया। मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। उत्पादकता का ग्राफ तो आसमान छूने लगा, लेकिन उसका फायदा इंसान के खाली समय के रूप में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट्स के मुनाफे के रूप में सामने आया। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि मशीन ने हमारा काम कम नहीं किया, बल्कि मशीन ने हमारी स्पीड बढ़ा दी। हाँ, और हमें उस स्पीड के साथ लगातार दौड़ने पर मजबूर कर दिया। एकदम सही। हम उस मशीन के मालिक नहीं बने, बल्कि हम खुद उस मशीन के एक बायोलॉजिकल एक्सटेंशन बनकर रह गए। एक जैविक पुर्जा बन गए हम। जो समय हमारा होना चाहिए था, सिस्टम ने उस समय को वापस खरीद लिया और हमें एक ऐसी अंतहीन दौड़ में डाल दिया जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। और इसमें विज्ञान की कोई गलती नहीं है। नहीं, विज्ञान अपने आप में पूरी तरह से तटस्थ है, न्यूट्रल है।
एक प्रोसेसर ये नहीं जानता कि वो इंसान को आजाद कर रहा है या उसे गुलाम बना रहा है। हाँ, उसे तो बस कमांड फॉलो करना है। तकनीक केवल उस सिस्टम के आदेशों का पालन करती है जो उसे नियंत्रित करता है। और चूंकि ये नियंत्रण मुनाफे पर आधारित अर्थव्यवस्था के हाथों में है, इसलिए विज्ञान का हर चमत्कार अंततः मनुष्य से अधिक काम लेने और उसे अधिक चीजें बेचने के टूल में बदल गया। चाहे वो समय बचाने वाला कंप्यूटर हो या दुनिया को जोड़ने वाला इंटरनेट हो। बिल्कुल। ये एक बहुत ही विडंबनापूर्ण स्थिति है। हमने मशीनों का आविष्कार इसलिए किया था ताकि वे हमारे हिस्से का काम करें और हम सुकून से इंसान बने रह सकें। पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कमर्शलाइजेशन ने हमें दोहरे रूप में बांध दिया है। जब हम आराम करना चाहते हैं तो हम टीवी के सामने एक उपभोक्ता के रूप में बन जाते हैं। हाँ। जहां हमारी भावनाएं टीआरपी के लिए बेची जाती हैं, और जब हम काम पर होते हैं तो हम कंप्यूटर के सामने एक कर्मचारी के रूप में बंध जाते हैं। जहां हमारी हर धड़कन को प्रोडक्टिविटी के तराजू पर तौला जाता है। और यही वो बिंदु है जहां द मैजिक बाउल का स्रोत हमारी चेतना को पूरी तरह से झकझोर देता है। बिल्कुल, झकझोरता है। तकनीक का जो दिल होना चाहिए था, जो इंसान की खुशी और उसके दुख दूर करने का माध्यम होना चाहिए था, वो उस कमर्शियल शोर में कहीं खो गया है। और जब तक ये जादुई कटोरा मुनाफे को सर्वोच्च मानने वाले सिस्टम के हाथों में रहेगा ना, तब तक इसके चमत्कारों का फायदा इंसान की आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। आज की इन बातों ने वास्तव में सोचने के कई नए रास्ते खोल दिए हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब ये चर्चा इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि विज्ञान बुरा है या तकनीक ने हमें नुकसान पहुंचाया है। नहीं, विज्ञान तो अद्भुत है। बिल्कुल, विज्ञान ने हमें बेजोड़ ताकत दी है। आज हमारे पास ऐसी क्षमताएं हैं जिनकी हमारे पूर्वज केवल कहानियों में कल्पना करते थे। समस्या उस जादुई कटोरे में नहीं है, समस्या उस हाथ में है जिसने उस कटोरे को पकड़ रखा है। बहुत सही कहा आपने। हमने उस कटोरे से अपने लिए और ज्यादा ताकत और पैसा मांग लिया, बजाय इसके कि हम 800 करोड़ कटोरे मांगते। ये संसाधनों के स्वामित्व और तकनीक के पीछे की नीयत का सवाल है। स्रोत की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब तक तकनीक को प्राकृतिक मानव धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, यानी मानवीय संवेदनाओं और समान वितरण के सिद्धांतों के साथ, हाँ, तब तक हर नया आविष्कार केवल कुछ लोगों की तिजोरी भरेगा और बाकी दुनिया के लिए एक नया भ्रम जाल तैयार करेगा। तो इन सब बातों को समेटते हुए हम एक बहुत ही अहम और विचारणीय मोड़ पर पहुंचते हैं। स्रोत ये कल्पना करता है कि प्राकृतिक मानव धर्म पृथ्वी के सभी 800 करोड़ लोगों के लिए एक एक जादुई कटोरा मांगेगा। बिल्कुल। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और न जाने कितने नए तकनीकी युगों की दहलीज पर खड़े हैं। रोज कुछ नया आ रहा है। हम हर दिन कुछ नया और अद्भुत बना रहे हैं। लेकिन अगर मानवता का असली लक्ष्य हर इंसान तक उस जादुई कटोरे को पहुंचाना है, तो शायद आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती नई तकनीक, नए गैजेट्स का आविष्कार करना है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? तकनीक तो हमारे पास है और वो लगातार बेहतर भी हो रही है। शायद हमारी असली चुनौती एक ऐसी नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, एक ऐसे नए सिस्टम का आविष्कार करना है जो इस बात की गारंटी दे सके कि विज्ञान का हर चमत्कार, हर जादुई कटोरा दुनिया के हर आखिरी इंसान के हाथ तक पहुंच सके। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। क्योंकि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, सवाल हमेशा यही रहेगा कि उस तकनीक का असली मालिक कौन है, बाजार या इंसानियत? क्या हम कभी एक ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जहां विज्ञान सच में इंसान की चेतना की सेवा करे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले हर नए आविष्कार के साथ हमारे सामने खड़ा रहेगा।